श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय घोस्ट भूत पार्ट 3। क्या प्लैंचेट द्वारा भूतों को बुलाना संभव है? चुड़ैल या भूत स्त्री शरीर में घुसकर पुरुषों को कैसे भोगती हैं? शरीर में आना, पजेस्ट होना क्यों और कैसे होता है? इन सवालों का जवाब आज के विषय में हम ढूंढने वाले हैं। प्लैंचेट के बारे में लोगों में काफी उत्सुकता होती है। काफी लोगों का विश्वास प्लैंचेट के कारण भूतों पर हो जाता है। मेरा पहला संबंध प्लैंचेट से किस ढंग से आया, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, एमए कर रहा था, नागपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उन दिनों की ये बात है। मैं पहले ही बहुत एक्टिव रह चुका हूं। जेल में गया था। जेल में जाने के पहले एमए पार्ट 1 किया था। जेल में से छूट के आने के बाद में पार्ट 2 किया। अब जिस कारणवश जेल में गए, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने के कारण जेल में गए थे, इस कारण काफी रिस्पेक्ट भी मिलता था। उन दिनों एक वातावरण इस ढंग से बन गया था कि काफी लोग मेरी मदद लेते थे। स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर मदद लेते थे। एक लड़की आकर मुझसे कहने लगी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लड़की थी, कि आपके ग्रुप में कभी कभी एक जो लड़का दिखता है वो कई दिनों से मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। और हमारा ग्रुप ऐसा था कि हम तो लड़कियों को तकलीफ देना तो दूर रहे, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सजग रहने वाले लोग थे। इसलिए मुझे भी शौक लगा। जिस लड़के के बारे में वो कह रही थी, वो लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था। कभी किसी के साथ में कोई झंझट न करने वाला, लड़की के तरफ आंख न उठा के देखने वाला, किसी लड़की को टीज न करने वाला, तकलीफ न देने वाला। ये लड़का कैसे इस लड़की को तकलीफ दे सकता है, इसके बारे में हमको सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उस लड़की को पकड़ा। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों तू उस लड़की को तकलीफ देता है? तो बोले, सर मैं तकलीफ नहीं देता हूं। मुझे तब भाई बोलते थे सब, भैया। नहीं भैया, मैं तो उनको तकलीफ नहीं देता हूं। बोले, फिर क्या करता है? मैं केवल उसके पीछे पीछे जाता हूं। वो जहां भी होती हैं उसके पीछे चले जाता हूं। मतलब क्यों ऐसा पीछे पीछे जाता है? रात दिन उसके पीछे रहता है। वो कह रही थी कि कल उसने रात को उठकर देखा तो उसके घर के सामने, उसके खिड़की के सामने खड़ा ही था। हाँ बोले, मैं रात दिन उसका पीछा कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा है? मुझे महात्मा गांधी ने कहा पीछा करो। तो महात्मा गांधी जो अपने देश को स्वतंत्रता जिन्होंने प्राप्त करा दी, वो महात्मा गांधी, उन्होंने कहा तुझे कि इस लड़की के पीछे लग? हाँ। बोला, कैसे कहा तुझे? महात्मा गांधी तो 1948 में मर गए हैं। नहीं बोले, उनकी आत्मा आई थी, उन्होंने कहा था। ये आत्मा कहाँ आई थी? अपने हॉस्टल में प्लैंचेट किया था। अब सब लड़के सवाल पूछ रहे थे, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, दिल ही दिल में प्यार भी करता हूं। तो मैंने फिर महात्मा गांधी जी से सवाल पूछा। जब हमने प्लैंचेट बुलाया तो महात्मा गांधी जी का आत्मा आया। आने के बाद मैं सवाल पूछा उनको कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं क्या करूं? उसके पीछे पीछे जाऊं, उसको लव लेटर लिखूं, या फिर डायरेक्टली जाकर बात कर कर उसके सामने बोलूं? तो उन्होंने पहले सवाल को ही हां कहा कि आप पीछे पीछे जाओ। फिर मैंने पूछा कि कितने दिन पीछे लगना पड़ेगा? फिर जवाब आया कि 1 महीना जाना है, 15 दिन जाना है, या फिर हमेशा पीछे ही लगना है, या फिर जब तक वो हाँ ना कहे तब तक पीछे जाना है। तो जब हमने ये सवाल पूछा कि जब तक वो हाँ कहे
तब तक पीछे जाना है, इसका हाँ जवाब आया। और इसलिए बोले जब तक वो हाँ नहीं कहेगी तब तक मैं उसके पीछे पीछे रात दिन घूम रहा हूं। अब हमको इतनी हंसी है इस बात की। इस लड़के को महात्मा गांधी जैसे एक अहिंसक व्यक्ति एक लड़की का पीछा करने के लिए कहेंगे और रात दिन उसके पीछे जाने के लिए कहेंगे, और जब तक वो हाँ नहीं कहेगी तब तक ये पीछे पीछे जाएगा और इसके लिए हाँ कहेंगे, ये कैसे संभव है? आप मुझसे शायद ये उम्मीद नहीं करते होंगे कि ऐसे सवाल मेरे मुंह से निकल रहे हैं। ध्यान रखिए, उन दिनों में मेरा भूतों पर विश्वास था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लग चुका था। एक मांत्रिक ने मेरा भूत उतारा था। अभी भी वो अंधविश्वास मेरे मन में कायम थे। दो मैं स्टूडेंट लीडर बन गया था, इसके बावजूद ये सभी अंधविश्वास मेरे मन में कायम थे। बाकी काफ़ी विषयों का मेरा बहुत अच्छा अभ्यास था, इसके बावजूद इन विषयों के बारे में कोई भी ज्ञान देने वाला व्यक्ति तब तक मुझे नहीं मिला था। इतना ही नहीं तो कॉन्फिडेंटली इस दुनिया में भूत नहीं होते हैं ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति भी मुझे नहीं मिला था, और इस बारे में कोई ज्ञान भी नहीं था। इसलिए मेरी जो मानसिकता थी उसके आधार पर यह सवाल मेरे मन में खड़े हो गए। फिर हमने तय किया कि ये प्लेनचेट नाम की क्या चीज़ है उसको ढूंढना चाहिए। सबसे पहले तो उस लड़के को ठीक ढंग से समझाया। हमारे ध्यान में आया कि लड़का इनोसेंट है, बदमाश लड़का नहीं है, इसलिए उसको प्यार से समझाया कि आज के बाद उस लड़की का तो पीछा वगैरह नहीं करेगा। रहा सवाल गांधी जी ने तुझसे कहा, तो उस सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। और फिर हमने ये प्लेनचेट का जो चलते थे हमारे हॉस्टल में, उसके पीछे हम लग गए। अब बाकी लड़के मुझसे काफ़ी डरते थे, इसलिए वो छुप छुप कर प्लेनचेट करते थे। अब पता चल गया कि ये लड़के का ये प्रॉब्लम हो गया, इस कारण ये प्रॉब्लम का थोड़ा हल्ला मचा है, तो और भी प्लेनचेट जरा छुप छुप के करना शुरू हो गए। फिर भी हमको एक जगह प्लेनचेट करते हुए लड़के मिल ही गए। इसी के कारण, इसी ने जो हमको जानकारी दी थी उसके आधार पर हम घुसे उस रूम में। जैसे ही हमने प्रवेश किया सब थोड़े डर गए। हमने बोला डरो मत, हमको भी प्लेनचेट देखना है, कैसा होता है, क्या होता है, कैसे आत्माएं आती है, वगैरह 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 वगैरह। हमने देखा वहाँ 10-12 लड़के बहुत ही रश में एक दूसरे के साथ में ऐसे जकड़े हुए बैठे हैं। सामने 3 लड़के हैं, छोटे से स्टूल पर, उन्होंने एक ड्राइंग बोर्ड लिया है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग पेपर रखा है, और उस पेपर पर कुछ लिखा है। मैंने बहुत बारीकी से देखा तो देखता हूं वहां पर एस है, दूसरे बाजू में नो है, 0, 1 से लेकर तो 9 तक अंक है, आंकड़े हैं, ये नंबर्स हैं, और ABCD से लेकर Z तक ये अल्फ़ाबेट्स है। यानी एक तरफ एस है, नो है, 0 से 9 तक नंबर्स है, और A से लेकर तो Z तक अल्फ़ाबेट्स है। ये जो ड्राइंग पेपर था उसके बीच में एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती इस ढंग से जलाई कि वो कागज पर चिपके नहीं, और उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया। ग्लास रखने के बाद में ये 3 जो लड़के सामने बैठे थे उसके इर्द गिर्द, उसमें 2 हमेशा ये करने वाले थे, और एक जो लड़का था, नया था, जो अभी आत्मा को सवाल पूछने वाला था। 3 लोगों ने 3 ओर से उंगलियां रख दी और फिर वो बुलाने लग गए। 5-7 मिनट तो कुछ हुआ नहीं। ग्लास वैसी के वैसी जगह पर है, मोमबत्ती बुझ गई है अंदर की। अभी जो थोड़ा बहुत मोमबत्ती जलने के कारण ग्लास जैसे ही उसके ऊपर रखा, थोड़ी देर तक वो जल रही थी, उस कारण थोड़ा सा ग्लास गर्म हुआ था, वो भी अभी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, और ये तीनों उस पर उंगलियां रखकर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद एक आत्मा आई और ये जो ग्लास है वो हिलना शुरू हुआ। फिर सवाल पूछे गए। मैक्सिमम सवालों का जवाब एस और नो में मिल रहा था। अब ये जब चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक मुद्दा आया। मैंने पूछा भी उन लड़कों को, जो लड़के हमेशा ये प्लेनचेट करते थे, उन लड़कों को पूछा भी कि भाई आप ये उंगली रख रहे हो किस लिए?
उन्होंने मुझे समझाया कि जो आसमान में आत्मा होती है, यानी हवा में जो आत्मा होती है, उसको अगर बुलाना है और उससे कुछ सवालों का जवाब प्राप्त करना है तो उसके लिए एक माध्यम के, मीडियम की जरूरत होती है, और हम मीडियम बनते हैं और हमारे जरिए वो आता है। मैंने कहा ठीक है, आत्मा पहले हवा में ट्रैवल करती है तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जब ग्लास के अंदर जाना होता है तभी उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो भी ह्यूमन बीइंग मीडियम की ज़रूरत होती है। वो भी ठीक है। अब एक बार ग्लास घूमना शुरू हुआ, इसका मतलब आत्मा ग्लास में गई। वो बोले हाँ। मैंने बोला फिर हाथ अपनी उंगलियां निकाल डालो आप। बोले ऐसे से होगा नहीं, वो मीडियम की उंगलियां वहीं लगती है। अब सीधा कॉमन सेंस का ये सवाल था कि अगर आत्मा के कारण वो ग्लास घूमती है और सवालों का जवाब मिलता है, एस नो कहती है, नंबर्स बताती है, चाहे कोई अल्फ़ाबेट्स के जरिए कोई वर्ड्स बताती है, ये अगर बात सही है तो वहां पर एक बार आत्मा आई, उसने घूमना शुरू किया, वो ग्लास या फिर कटोरी रहती, कुछ भी रहती, उसने घूमना शुरू किया कि उसके बाद में उंगलियां निकाल लेने के बाद भी घूमना चाहिए ग्लास अपने आप, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर है। लेकिन ये लड़के मुझसे कह रहे थे कि नहीं, वो मीडियम वही होना चाहिए, मीडियम हाथ के जरिए ही वो अंदर जाती। ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे सूझा, मैं पहले ही कह रहा हूं कि उन दिनों में मेरा आत्मा, भूत, इन सब प्रेतों पर वगैरह पे विश्वास था। मैं बहुत अंधविश्वासी लड़का था। इसके बावजूद मेरा दिमाग चला और मेरे दिमाग में आया कि सब के सब लोग ऐसी उंगलियां लगा के बैठे हैं। मैंने कहा कि आप ऐसी उंगलियां मत रखिए, उल्टी उंगलियां रखें। और जैसे ही उल्टी उंगलियां रखे तो ग्लास ने घूमना बंद कर दिया। अब आप कोई भी चीज को करके देखिए कि उल्टी तरफ से आप किसी चीज को धक्का नहीं दे सकते, ढकेल नहीं सकते हो, क्योंकि नाखून की ओर से अगर आप ढकेलने की कोशिश करोगे तो ये नाखून आपको ढकेलने के लिए मदद नहीं करेगा, उल्टा आपकी उंगली ही आगे निकल जाएगी, ग्लास नहीं आगे आपके साथ में आएगा उंगली के साथ में, और पूरी तरह से वो प्लानचेट फेल हो गया। उसके बाद में जो भी प्लानचेट हमारे हॉस्टल में चलते थे, हमने सबने फेल करवा दिए। उन दिनों मेरे ध्यान में एक बात आई थी कि ये बाकी आत्मा तो होगी, है, भूत है, लेकिन ये प्लानचेट सही नहीं है। ये प्लानचेट में कोई दम नहीं होता है। ये प्लानचेट के जरिए किसी भूत को बुलाया नहीं जा सकता है, किसी आत्मा को बुलाया नहीं जा सकता है, ऐसा मुझे तब लगा। उसके बारे में मैं कन्विंस हो चुका था। अब ये उन दिनों का मेरा खुद का अनुभव रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे इस विषय के क्षेत्र में मैं काम करने लग गया। अंधविश्वास का आंदोलन जैसे ही मैंने शुरू किया, बड़े पैमाने पर शुरू किया, तो शुरुआत में ही मुझे कुछ चीजों को हैंडल करना पड़ा। उसमें एक बहुत बड़ी केस थी श्री साप्ताहिक की। मराठी में एक श्री साप्ताहिक नाम का एक बहुत फेमस वीकली था। बड़े पैमाने पर उसके अंक निकलते थे, बड़े पैमाने पर बेचा जाता था। केवल महाराष्ट्र में नहीं था, तो इसका हिंदी एडिशन, इसका गुजराती एडिशन गुजरात में भी जाता था। मालिक भी गुजराती था। उन्हीं दिनों मेरा गुजरात में दौरा हुआ और इसमें कवर स्टोरी छपे थे फ्रंट पेज पर। ये टैबलॉइड यानी टैबलॉइड साइज का था, बड़े साइज का था। उस पर एक बड़ा फोटो छपा था भूत का, और लिखा था आम्ही छापलेत आत्म्याचे फोटो, परामानसशास्त्रातील जगातील पहिले संशोधन। हमने आत्मा के फोटो प्रिंट किए हैं। पूरे दुनिया का पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र का यह पहला संशोधन है। अब मैं कह रहा हूं इस दुनिया में आत्मा नहीं होती है, इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, इस विषय पर मैं भाषण दे रहा हूं। और लोग ये गुजराती श्री का जो भी था और मराठी गुजराती दोनों लेकर मेरे सामने खड़े कर रहे हैं कि सर आप कह रहे हो कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, ये सब बातें झूठी है, ये देखो दुनिया का पहला संशोधन, यशस्वी संशोधन है, ये फोटो है।
उसी को सटकर मेरा दूसरा दौरा आया मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश में काफी मराठी पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोग वो भी मुझे अंक बता रहे हैं। तो मुझे अपने काम में समय एडजस्ट कर कर ये श्री की जो कवर स्टोरी है उसको ढूंढना पड़ा। अब ये श्री साप्ताहिक को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। ये बंबई से निकलता था, मुंबई से निकलता था, प्रकाशित होता था, पब्लिश होता था, और मैं पूना में काम कर चुका था। पूना में जब मैं काम करता था मेरा मुंबई से बहुत संबंध आता था, क्योंकि हफ्ते में, महीने में कम से कम 4 दिन में मुंबई में सिनेमा कवर करने के लिए जाता था। तो काफ़ी वहाँ के फोटोग्राफर से भी मेरी दोस्ती हुई थी, क्योंकि उनके फ़ोटो मेरे प्रेस के लिए, मेरे पब्लिकेशन के लिए मैं हमेशा लेता था। तो बम्बई जाना पड़ा मुझे। मैं बम्बई गया। मुंबई में जाकर मैंने ढूंढने की कोशिश की। 3-4 दिन मुझे सोर्सेस प्राप्त करने के लिए समय लगा। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की कि ये फ़ोटो किसने निकाले हैं, क्योंकि उसमें स्टोरी में कहा गया था कि ये इंफ्रारेड के टेक्निक के जरिए फ़ोटो निकाले हैं। इसलिए मेरे 3-4 दिन तो बर्बाद हो गए उसमें, क्योंकि इंफ्रारेड फोटोग्राफी कौन करता है इसकी जानकारी मिल नहीं रही थी, और ये तो इंफ्रारेड से निकाले गए हैं ऐसा कहा गया था। फिर मुझे एक फोटोग्राफर मित्र ने सुझाया कि जो श्री का हमेशा का फोटोग्राफर है और उनके यहाँ काम भी करता है संपादकीय विभाग में, सोमपुरा उनका नाम था, शायद उन्होंने फोटो निकाले होंगे। अब उनसे मेरा परिचय पहले था। मेरे मनोहर के लिए पूना में जिस पब्लिकेशन में मैं काम करता था उसके लिए उनके पास से कभी फ़ोटो मैंने लिए थे। अब मुझे भी वो पहचानते थे। इसके बावजूद हमने, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे थे, गुजरात का चमत्कार चकासनी केंद्र कर एक गुजरात का केंद्र था जो बम्बई से काम करता था, और उन लोगों के साथ में मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी। अब ये सोमपुरा जी शायद उनके पहचान के हैं, इसकी मुझे जानकारी थी गुजराती होने के कारण। तो खुशहाल भाई है, अजय शाह है, इन मित्रों को लेकर हम ढूंढते ढूंढते सोमपुरा जी के पास पहुंच गए। सोमपुरा जी को पूछा मैंने कि ये फोटो आपने निकाले हैं? हो गए हाँ निकाले हैं। हम आश्वस्त हो गए कि चलो इतने 4-5 दिन के मेहनत के बाद में हमको सही आदमी मिल गया। फिर पूछा आपने किस ढंग से निकाले हैं? इसमें तो लिखा है इंफ्रारेड के फोटोग्राफ से, और इंफ्रारेड के फोटोग्राफ्स तो लग नहीं रहे। उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल पूछा, क्या लग रहे हैं? अब हम सभी लोगों को उन दिनों में जो भी प्रेस में काम करते थे, फोटो से जिनका संबंध आता था, चाहे आप संपादकीय विभाग में काम करो, कोई भी विभाग में काम करो, तो हम लोगों को निगेटिव्स देखने की और पॉजिटिव्स देखने की बहुत आदत थी। हम डायरेक्टली फोटो नहीं देखते थे उन दिनों में, आइदर नेगेटिव्स देखते थे या पॉजिटिव्स देखते थे। मैंने कहा ये तो मुझे नेगेटिव्स लग रहे हैं। अगे आपको अगर नेगेटिव्स लग रहे हैं तो नेगेटिव्स होगी, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा ये तो इंफ्रारेड के फोटोग्राफ्स नहीं है। तो बोले नहीं है, ये तो सादे फोटो के नेगेटिव्स है। और फिर वो हंसने लग गए और बोले, क्या मानो साहब, इतने दूर से, नागपुर से, कहाँ मध्य प्रदेश से, कहाँ गुजरात से तुम ढूंढते आए हो मुझे, ये आकर पूछने की क्या जरूरत थी? आपका अनुभव है, उस क्षेत्र में आप काम करते आए हो। ये ट्रिक फोटोग्राफी है, आपको समझता नहीं है, इंफ्रारेड वगैरह कुछ नहीं है। बोला नहीं, मुझे तो लग रहा था ये ट्रिक फोटोग्राफी है, इंफ्रारेड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए यहां तक आ गए। अब ये जो सब जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, तो स्टोरी में क्या था ये कृपया समझ लीजिए। एक बाबा था स्वामी विद्यानंद, और ये जो श्री नाम का साप्ताहिक था, जो 1 लाख से ज्यादा ऊपर संख्या में बेचा जाता था, उसके संपादक थे अरुण तामनकर जी। और इस प्रेस का, यानी श्री पूरे के पूरे पब्लिकेशन का जो मालिक था भुत्ता, उनको कहा गया था कि ऐसा एक संशोधन हम कर रहे हैं जिसमें आत्मा को बुलाया जाता है। वहां एक प्लैंचेट किया गया था। यह प्लैंचेट था, स्टोव का प्लैंचेट था। आप पहले रॉकेल वाला, मिट्टी के तेल वाला स्टोव आपको याद होगा, उसको 3 पैर होते हैं। यह स्टोव के जरिए प्लैंचेट किया गया। कहा गया कि उसका एक पैर 3 लोगों ने उंगलियां रखना है, जैसा मैंने पहले वर्णन किया था उसी ढंग से। एक पैर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा,
जो एक ठोका होगा, एक ठोका का मतलब ना, दो ठोका का मतलब हां। बस ये प्लेनचेट इतना ही हाँ या ना में जवाब देता था। तो उस बाबा के सामने अरुण तामटकर, संपादक श्री के, मालिक बुत्ता जी, इनके सामने ये प्लेनचेट किया गया। ये प्लेनचेट करने में आगे थे वो बाबा स्वामी विद्यानंद, जिसको मैंने अपने कॉलेज के जीवन में देखा था वर्धा में, वही ये बाबा था। और उनके सामने ये पूरा का पूरा प्लेनचेट हुआ। कल्पना ये थी कि वो बुलाएंगे आत्मा को। तो बुलाया किसकी आत्मा को? बुत्ता जी के भाई को, जिनकी मृत्यु हो चुके थे। अब बुत्ता जी के लिए ये बहुत ही इमोशनल क्षण है। उनके भाई आए, आने के बाद में उन्होंने जवाब दिए, इसका पूरा वर्णन था। और ये सब के सब इंफ्रारेड से फोटो ले रहे हैं, इसलिए वो प्लेनचेट पर आत्मा आई थी ये बताने के लिए सब के सब फोटो लिए गए थे। और जो पब्लिश हुई थी स्टोरी, उसमें फ्रंट पेज पर आत्मा का फोटो था, नीचे स्टोव है, ये स्टोव के ऊपर आत्मा है, और अंदर में 10-12 फोटो थे, जो फोटो में आत्मा दिख रही थी। और पूरा का पूरा बड़ी कवर स्टोरी थी, बहुत बड़े पैमाने पर बेची गई, उसकी पूरी महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत चर्चा हुई। अब उसकी सच्चाई हम देख रहे हैं। मुझे ये सोमपुरा जी कह रहे हैं कि वो ट्रिक फोटोग्राफी थी। फिर उन्होंने कहा, क्या मानव साहब, आपको इतने साल हो गए पत्रकार कर काम कर रहे हो, बार बार आप नेगेटिव्स देखते हो, पॉजिटिव्स देखते हो फोटो के। अब मुझे बताइए, ये आत्मा के फोटो अगर है तो आत्मा को चश्मा होता है क्या? आत्मा को घड़ी होती है क्या? नहीं होती है। फिर आपने क्या देखा? मैं अभी बारीकी से देखता हूं तो मेरे ध्यान में आया कि सही में इस नेगेटिव्स में उसको घड़ी है। अभी हमको उल्टा देखने की बहुत आदत थी, तो इसको घड़ी है, इसको चश्मा भी है। यह बात मेरे मन से कैसे छूट गई, मेरे दिमाग से कैसे छूट गई, मेरे आंखों से कैसे छूट गई? फिर मैं बहुत बारीकी से देखने लग गया। फिर मैंने कहा कि आप कहते हो कि ये बुद्धा जी के भाई के फोटोग्राफ्स हैं, यहां तो मुझे लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं। हाँ बोले, लंबे लंबे बाल है। लंबा, एक पुरुष को इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? वो मुझसे कहने लगे, अभी ये इनका तो सब नाटक चल रहा था। मैंने फोटो लिए, ना आत्मा के फोटो आए ना कुछ आए, पूरे ब्लैंक आ गए, केवल स्टो के फोटो आए। अब केवल स्टो के फोटो में देता तो ये पूरी की पूरी इनकी कवर स्टोरी फेल हो जाती। नंबर 2, मेरे को पैसा भी नहीं मिलता। मैंने सीधा सिगारेट जलाई, स्टोव के नीचे रख दी, 2-3 सिगारेट जलाकर स्टोव के नीचे रखने के बाद में जो धुआं उठा, उस धुएं के सब फोटो ले लिए स्टोव के साथ में, ऊपरी हिस्से के साथ में। और ये ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए निगेटिव्स इसके इनको फोटो करके दे दिए। अब जिस व्यक्ति ने सिगारेट के धुएं के आत्मा कर फोटो तैयार किए, बुद्धा जी के भाई का फोटो नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके मां का फोटो, उसमें उसके नेगेटिव्स एडजस्ट कर दिए। इतनी आसानी से, इतना सिंपल टेक्निक उपयोग कर इन फोटो को तैयार किया गया था। और कवर स्टोरी में लिखा था, आम्ही छापलेत आत्म्याचे फोटो, परामानसशास्त्रातील जगातील पहिलं यशस्वी संशोधन। पूरे दुनिया में परामानसशास्त्र, पैरासाइकोलॉजी का यह पहला यशस्वी संशोधन है, ऐसा उसमें कहा गया था। केवल बात यहां तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उसके बाद में उस बाबा को मिलने के लिए मैं गया। अब बाबा मेरा चेहरा तो पहचानता नहीं था, मेरे कॉलेज के दिनों में उसने मुझे देखा था। दूसरा नाम लेकर मेरे मित्रों के साथ में बाबा को मिलने को गया, इन्हीं मित्रों के साथ में, खुशहाल भाई, अजय शाह जी वगैरह, इनके साथ में गया, उन्हीं के नाम बताकर हम गए। उसका मैंने इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू में गाली देता है अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करने वाले हम लोगों को, मेरे सामने ही गाली देता है।
वो कहता है कि जयंत नारळीकर जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट, उनको हमने लेटर लिखा, इस लेटर में कहा कि हमने ऐसा ऐसा संशोधन किया है, आप जांचने के लिए आइए और इसको मान्यता दीजिए ताकि पूरे दुनिया में भारत का नाम होगा। तो ये साइंटिस्ट भी फिर उन्होंने बहुत गंदे शब्दों का उपयोग किया जयंत नारळीकर जी के बारे में, कि अपने आप को इतने बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि पैरासाइकोलॉजी का संशोधन जो होता है उसको जांचा जाए। उल्टा उन्होंने मुझे लेटर भेजा, यानी जयंत नारळीकर जी ने लेटर भेजा, वो लेटर भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, जयंत नारळीकर जी बहुत ही ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट हैं, हम सबको पता है, वो हमारे प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं, ये भी हमको पता है। जयंत नारळीकर जी ने लिखा था कि कोई भी साइंटिस्ट इस ढंग के संशोधन जांचने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। मेरे साथ में आपने एक मैजिशियन को बुलाना चाहिए और उनके साथ में अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करने वाले मुझ जैसे यानी श्याम मानव जैसे लोग हैं, उन लोगों को बुलाना चाहिए। उनके सामने यह संशोधन का परीक्षण होना चाहिए, तो फिर उसमें से कुछ सच्चाई है तो सामने आएगी। और इसलिए उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैजिशियन को बुलाओ, श्याम मानव जैसे व्यक्ति को बुलाओ, और ये सब हो रहा है। अब ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद में अब हमको एक्सपोज करना था। अरुण साधु एक बहुत ही फेमस लेखक है, पत्रकार है, जिनके नॉवेल्स पर पिक्चर्स निकल चुके हैं। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अब उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, नौकरी छोड़कर पूरे समय ये काम कर रहा हूं, जेब पूरी तरह से खाली रहता था। उन्होंने मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, पूना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपने मित्रों से बोलकर आयोजन करवा दिया। इतना ही नहीं तो जाने आने का खर्चा भी उठा लिया। उसके बाद में औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और चारों जगह हमने श्री को जाहिर आह्वान दिया। ये सब जो मैंने आपके सामने कहा, प्रेस में सभी पत्रकारों के सामने कहा, और उनसे कहा कि सीधा सीधा हमारा 1 लाख रुपए का प्राइस है। उन दिनों में 1 लाख रुपए का प्राइस था, अभी वो 25 लाख का हो गया है। ये जो आत्मा के फोटो है, ये ट्रिक फोटोग्राफी है, ऑलरेडी छप चुके हैं, सबके सामने है। ये ट्रिक फोटोग्राफी है, इसके सभी प्रूफ्स हमारे पास है, किसने निकाले यहां से लेकर सब बातें हमारे पास है। ये सब के सब झूठ बात कहकर लोगों को ठगने का इनका धंधा है। अगर सही में आत्मा और आत्मा के फोटो लिए जा सकते हैं तो उसके लिए हमको सीधा सीधा इनको हम आह्वान देते हैं, चैलेंज देते हैं कि इन्होंने हमारे सामने ऐसे फोटो निकाल कर बताए, चाहे इंफ्रारेड से निकाल कर बताए, चाहे कोई भी टेक्निक से निकाल कर बताए, इनको हम 1 लाख रुपए का प्राइस देंगे। अब ये चारों बड़ी जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े पैमाने पर वो छपकर आई। परिणाम ऐसा हुआ कि भुट्टा जी बहुत बिफर गए। अब वो मालिक थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे इस ढंग से ठगा गया। उन्होंने सीधा जो कवर स्टोरी लिखने वाले अरुण तामणकर जी थे, श्री के संपादक थे, जब से उन्होंने श्री ज्वाइन किया था, श्री कहाँ के कहाँ निकल गया था, उनको छोड़ने के लिए कह दिया। अरुण तामणकर जी को रिजाइन करना पड़ा। केवल इतना आउटपुट इस स्टोरी का आया, लेकिन इस ढंग से ये ठगी होती है, ये भी हम सिद्ध कर पाए। ये सबसे बड़ी बात इसमें से सिद्ध हुई। तो मित्रों, ये जो दूसरा मैंने प्लैनचेट आपको कहा, ये स्टो का प्लैनचेट होता है। स्टो लेते हैं, 3 लोग उंगलियां रखते हैं, ये मीडियम कहा जाता है, और सवाल पूछते हैं। इसमें केवल एस या नो जवाब आते हैं। आत्मा के बारे में भी पूछते हो, आप किसकी आत्मा हो, उसमें भी एस या नो में जवाब आते हैं। जब एक बार ये स्टोव के 3 पैर होते हैं, उसमें से एक पैर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, उससे एक ठोका होगा। उस एक ठोके का मतलब होता है ना, 2 ठोकों का मतलब होता है हाँ। इस ढंग से इसके जवाब लिए जाते हैं। ये भी पूरी तरह से लोगों का ठगने का एक धंधा है। इसमें कोई आत्मा नहीं आती है, आत्मा नहीं आ सकती है। अब उससे आगे, इसके भी आगे एक दूसरा और बड़ा
प्रोफेशनल प्लानचेट करने वाला। मेरे पास गुजरात से मेरे मित्र आए, यही चमत्कार चकासनी केंद्र के। उन दिनों बंबई में किसी व्याख्यान के लिए मैं आ गया था। उन दिनों में मेरा हेडक्वार्टर नागपुर था, नागपुर से मैं काम करता था। तो उन लोगों ने मुझे एमएलए हॉस्टल में पकड़ा। खुशहाल भाई, गुजरात के एक बहुत ही फेमस लेखक है जमनादास जी कोटेचा, वो आए थे और वो कहने लगे कि आजकल गुजरात में बड़े पैमाने पर ये अपने मुंबई वाला शशिकांत खाड़िलकर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को हीलर कहता है। यह हीलर बहुत ही छा गया है और ये प्लानचेट के जरिए आत्मा से बात भी करता है। तो मुझे कोई ज्यादा रुचि नहीं आई। मैंने बोला ऐसे बहुत लोग हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ के बैठेंगे। उन्होंने कहा बॉम्बे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर केणी है, ये पैरासाइकोलॉजिकल चेयर के प्रमुख हैं वहां के, डॉक्टर केणी, उनका ये शिष्य है। फिर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि डॉक्टर केणी एक तो डॉक्टर थे, ऊपर से बॉम्बे हॉस्पिटल में पैरासाइकोलॉजी की चेयर और पैरासाइकोलॉजी के प्रमुख, और वो किसी को ये पुनर्जन्म की कैसे कुछ ये हैं वो हैं, ऐसी कई ऐसी बातों को मान्यता देते थे और इसलिए उनको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक था और उनके साथ में पंगा शुरू हो गया था। तो नेचुरली मैंने इसमें रुचि लेनी शुरू कर दी। फिर हमारा पूरा का पूरा ग्रुप ये शशिकांत जी खाड़िलकर जी को मिलने के लिए गया। ये फूड कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे, गुजरात में बहुत बड़े हीलर माने जाते थे, बड़े पैमाने पर लोग उनके पास आते थे। महाराष्ट्र में इतना उतना ये नहीं था, वो महाराष्ट्र में ज़्यादा अपनी प्रसिद्धि भी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश पेपर्स ने उनके बारे में बहुत कुछ छापा था। करण ने छापा था, सन ने छापा था, इंटरनेशनल पर्सनालिटी उनको बना दिया था। उनके बारे में यह भी प्रिंट हो चुका था कि मुंबई की पुलिस उनकी सहायता लेती है। जो बड़े बड़े मर्डर के केसेस होते हैं, बड़े बड़े गुनाह के केसेस होते हैं जिनमें पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, वो शशिकांत जी खाड़िलकर जी की मदद लेते हैं और उनकी सलाह के आधार पर मर्डर सॉल्व करते हैं। उनकी सलाह के आधार पर कई ऐसी जघन्य अपराध जो पुलिस ढूंढ नहीं पाए थे वो सॉल्व किए हैं और उसकी भी हिस्ट्री लिखी हुई थी। ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति को हमने मिलने का प्लानिंग किया। अब इस व्यक्ति को अगर एक्सपोज करना है तो हमारे हमेशा के तरीके से हम गए। सबसे पहले गुजराती पेपर का जमनादास जी कोटेचा एक न्यूज लेकर आए थे। उस न्यूज में इतना ही लिखा था कि एक लड़की अमुक अमुक गांव की कुएं में मरी पाई गई और इसलिए पूरे परिसर में चर्चा है कि इस लड़की ने आत्महत्या की, पैर फिसल कर गिर गई या फिर उसका बलि दिया गया, इस ढंग की चर्चा है। यह न्यूज लेकर वो आए थे। हमने उसी न्यूज के आधार पर प्लानिंग किया। हमने तय किया कि कोटेचा की, ये जो जमनादास जी कोटेचा हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन उनका चेहरा शशिकांत खाड़िलकर जी पहचान नहीं सकते, इसकी हमको गारंटी थी। तो ये लड़की के बाप बने। हालांकि उस गांव को भी ठीक ढंग से ही जानते नहीं थे, केवल नाम सुना था इन्होंने, ना उस लड़की को देखा था, ना वो लड़की को उन्हें मालूम था। हमने उनको उनका पिताजी बना दिया। खुशहाल भाई उनके रिश्तेदार बने मुंबई के। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा नाम नहीं कहने का, नहीं तो वो शशिकांत खाड़िलकर बहुत सजग हो जाएगा और ठीक ढंग से नहीं बोलेगा। लेकिन जमनादास जी कोटेचा ने जब फोन पर उनसे विनती की कि मुझे इस ढंग की जानकारी आपसे चाहिए, तब क्या हुआ कि गलती से वो मेरा नाम बोल गए। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों को ले आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में हमारे एक मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार के मित्र श्याम मानव, उनको बहुत रुचि है ऐसे चीज़ों को जांचने में, समझने में, तो उनको भी हम लेकर आ रहे हैं। जैसे ही मुझे बताया कि मेरा नाम कहा गया है, मैंने कहा अरे यार, तो आपने बहुत डिफिकल्ट कर दिया सब, लेकिन अपना जो प्लानिंग है वो तो कायम रखो। हम गए मिलने के लिए। मेरे साथ में मेरे साथी प्राध्यापक एन कुलकर्णी भी थे।
अब मेरा नाम पता चलने के कारण मुझे उनको बहुत रिलैक्स करने के लिए 1 घंटा पहले उनसे बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा आते ही कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत एग्रेसिव हो, लोगों का ये करते हो वो करते हो, लेकिन आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, इतने उग्र वगैरह नहीं लग रहे हो, बहुत सज्जन से आदमी लग रहे हो। मैं धीरे धीरे बात करते करते इनको इतना आश्वस्त कर दिया। ये मेरा टेक्निक है। जो लोग जानते हैं उन्होंने कुछ सुना होता है, एक्चुअली में मिलते हैं दूसरा ही कुछ होता है। वो इतने रिलैक्स हो गए कि उनको अपना कोई भी काम करने के लिए डर नहीं लग रहा था। केवल इतना हुआ था कि हर केस के लिए वो 150 रुपया लेते थे। अब उन दिनों में 150 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत है। ये 1983-84 की बात है। तो नेचुरली उन्होंने 150 रुपये नहीं लिए, क्योंकि मैं था, एक पत्रकार सामने है तो नहीं लेना चाहिए। इधर उधर की बातें चली, बहुत सी बातें हमारी चली। ये हीलिंग क्या होता है, ये मेंटल हीलिंग के जरिए लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो किस ढंग से करते हैं, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था इनके प्लान चैट में। फिर जमनादा जी कोटेचा, हमारी बात जब चलती थी बीच में ही चिढ़ जाते थे, बोलते थे मुझे गुजरात जाना है, बहुत लंबा जाना है, आज ही निकलना है, मेरा काम जल्दी कीजिए। फिर बीच में वो खुशहाल भाई मेरे साथ झगड़ने लगे उनके सामने। क्या मानो साहब, मैं मित्र हूँ, आपको बुलाया तो आप ही समय ले रहे हो, आपने पूरी के पूरा इनका इंटरव्यू चालू कर दिया है। आपका काम आप बाद में करो ना, मेरे रिश्तेदार का काम पहले होने दो ना। तो ये हमारा नाटक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। फिर अभी पूरी तरह से ऐसा लगा खाड़िलकर जी को कि मैं बहुत इंप्रेस कर पाया हूं इस पत्रकार को, श्याम मानव को। इसके बाद में उन्होंने वो प्लानचेट का काम शुरू किया। यहां का प्लानचेट प्रोफेशनल प्लानचेट था। मैंने आपको पहले ही कहा, प्लानचेट का पहला तरीका कि एक ड्राइंग पेपर लेते हैं। ड्राइंग पेपर बहुत चिकना होता है, कोई भी चीज आसानी से उस पर खिसकती है, इसलिए ड्राइंग पेपर। उस ड्राइंग पेपर पर एस नो होता है, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, A to Z अल्फाबेट्स होते हैं। और जो भी उसके ऊपर चीज रखेंगे, कभी मोमबत्ती पर चीज रखी जाती है, कभी मोमबत्ती भी नहीं लगाते हैं, उसके बिना ही कोई चीज को रखते हैं, कभी कटोरी रखते हैं, कभी ग्लास रखते हैं। लेकिन ग्लास हल्का होना चाहिए, बहुत वजनी नहीं होना चाहिए। और फिर 3 लोग जनरली उंगलियां रखते हैं, कभी कभी 4 भी रखते हैं, लेकिन 3 लोगों का प्रचलन है। 3 लोगों ने उंगलियां रखने के बाद में ग्लास पर कहीं तो भी एक साइन किया जाता है कि ये साइन जहां रुकेगा वो अल्फाबेट या वो नंबर या फिर यस नो, ये आत्मा ने कहा है। और आत्मा को बुलाने की कोशिश में कौन सी आत्मा आई नहीं, ये भी कंफर्म किया जाता है। दूसरा मैंने आपको कहा, दूसरा प्लानचेट का तरीका स्टो है, ऊपर नीचे होता है। ये अब तीसरा तरीका, इन्होंने एक बादाम के आकार का स्पेशल अलग ही तरीका का एक यंत्र बना दिया था। ये बादाम के आकार का एक छोटा सा, उसके नीचे 3 जगह बॉल बेरिंग लगा दिए थे और सामने एक पॉइंट लगा दिया था। ये पॉइंट जहां भी रुकता तो वो आत्मा ने कही बात है। और फिर नाटक शुरू हुआ। अब कोटेजा भी पूरे तैयारी से आए थे। उन्होंने अपने बेटी को बुलाना शुरू किया। बेटी आई, उन्होंने पूछा, क्योंकि आत्मा कंफर्म करनी थी जो आई वो आत्मा बेटी की है कि नहीं। अब वो न्यूज़ में, ये न्यूज़ तो खाड़िलकर जी को दिखाई गई थी। अब न्यूज़ खाड़िलकर जी ने पढ़ी थी तो उसमें बेटी का नाम इंदिरा था। तो यहां कंफर्म हुआ कि इंदिरा का आत्मा आया, यानी INDIRA, ऐसा वो पॉइंट घूमते गया। उसमें जमनादा जी का उंगली रखे थे और खाड़िलकर दोनों ने उंगली रखी थी और दोनों की उंगली से वो घूम रहा था, यहां 3 की नहीं थी। उसके बाद में सवाल जवाब शुरू हुए। जमनादा जी पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रही है, यानी
प्लेनचेट जवाब दे रहा है, खाड़िलकर जी घुमा रहे हैं, डबल जवाब दे रहे हैं। इस चक्कर में ऐसा हुआ कि जमुना दास जी ने हाथ लगाया नहीं, फिर भी प्लेनचेट घूमते रहा, यानी अकेले खाड़िलकर जी घुमा रहे थे। वो भी फोटोग्राफ्स मैंने सब लिए। अब उस लड़की ने अपने पिताजी को पहचाना, घरेलू बातें हुई, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में उस भूत को पूछा, भूत ने उसके भी कुछ जवाब दिए। इतना ही नहीं तो आखिरी में इन्होंने पूछा कि तेरी मृत्यु कैसी हुई, तेरी मृत्यु नेचुरल थी क्या, एक्सीडेंटल थी क्या, या फिर कोई अननेचुरल चीज तेरे साथ घटी गई। तो जवाब आया अननेचुरल चीज घटी गई, यानी उसके मर्डर हुआ, क्लियर कट ऐसा उस आत्मा ने कहा। और फिर वहां आने के बाद में खाड़िलकर बोले नहीं, अभी आत्मा बहुत अस्वस्थ हो गई है, उसको ज्यादा अस्वस्थ करना ठीक नहीं, अब यहां रुकेंगे, और वहां रुक गए हम। अब ये स्टोरी यहीं तक पूरी हो गई। बाकी ये जो हमारे मित्र लोग थे वो उठ कर चले गए। उसके बाद में मैं, प्राध्यापक एन कुलकर्णी उनका इंटरव्यू लेते रहे, 1 घंटे बाद निकले। और ये पूरी की पूरी स्टोरी महाराष्ट्र का लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस का जो है उसका मराठी एक वीकली है लोक प्रभा, उसमें एक बड़े पैमाने पर ये स्टोरी छप कर आई। अब ये जो थे व्यक्ति जमुना दास जी कोटेचा, इनका उस लड़की से कोई संबंध नहीं, जिसकी आत्मा आई थी इंदिरा के। दोनों एक दूसरे को कभी जानते नहीं, कभी एक दूसरे को देखा नहीं है। इसके बावजूद वो आत्मा इनको पिताजी कहती है। इन्होंने अलग अलग रिश्तेदारों के नाम लिए, वो रिश्तेदार है ही नहीं इस दुनिया में, कभी थे ही नहीं, उसको भी वो आत्मा पहचानती है। ये सब बातें जब स्टोरी में आई तब खाड़िलकर कैसे लोगों को ठगता है ये सब लोगों के सामने आ गया। परिणाम ऐसा हुआ कि उन दिनों में फूड कॉरपोरेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, तो नेचुरली वहाँ के ऑफिसर, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, उन्होंने बहुत इसका संज्ञान लिया। उसके ऊपर फिर उसके जो भी इंक्वायरी होती है, उनके अंदर की इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी बैठी, बाद में उनको सस्पेंड किया गया। और उसके बाद में ये इतना बड़ा बन चुका आदमी था, वो ना के बराबर हो गया। तो मित्रों, मैंने आपके सामने 3 बड़े बड़े प्लेनचेट के उदाहरण रखे हैं। पहला उदाहरण तो ठीक है, मेरे जीवन का अनुभव छोटा सा था, लेकिन दूसरे बड़े फेमस प्लेनचेट के उदाहरण आपके सामने रखे। उसके बाद में मेरे जीवन में कई प्लेनचेट करने वाले लोग मुझसे मिलते गए, बात करते गए। खासकर ये जो लड़के लड़कियां होती हैं, यंग जनरेशन के लोग होते हैं, वो बड़े पैमाने पर ये प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह छप के आता है। और उसके आधार पर ये क्या होता है, कैसा होता है, मैं सबको समझाते गया कि आप अगर प्लेनचेट करते ही हो तो सबसे पहली बात है, 2 लॉजिकल चीजें अपने दिमाग में लाइए। पहली चीज, आत्मा अगर हवा से ट्रेवल कर कर आती है तो उसको किसी भी कटोरी में घुसने के लिए, प्लेनचेट में घुसने के लिए आपके उंगलियों की क्यों जरूरत है? ठीक है, अगर मीडियम कर कर आपकी जरूरत है तो एक बार उसने घूमना शुरू करने के बाद आत्मा तो अंदर गई है, उसके बाद में आपकी उंगली लगाने की क्या जरूरत है? यानी आप अपनी उंगली के आधार पर ही उसको ढकेलते हो। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, उंगली रखना जरूरी है क्योंकि आत्मा अपने आप को ढकेल नहीं सकती, उसका शरीर नहीं होता है, इसलिए उंगली के जरिए ढकेलता है, तो ठीक है, आप उल्टी उंगली रखो, नाखून के ओर से रखो, आपका प्लेनचेट नहीं होगा। और तब तक मैंने जितना भी पढ़ा था, पैरासाइकोलॉजी में भी पढ़ा था, उसमें किसी में यह शर्त नहीं रखी थी कि उल्टी उंगली नहीं रखना है, कारण किसी के दिमाग में आया नहीं था कि कोई ऐसा सोचेगा कि उल्टी उंगली रखने के लिए कहेगा। तो प्लेनचेट नाम की चीज ये केवल एक कल्पना है। अगर कोई बार बार करता है तो लोगों को ठगने के लिए वो करता है। अगर हम कभी अनजाने में करते हैं तो केवल हम ही ढकेलते हैं और हम ही कहते हैं कि हमने किया, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता कि हम ही उसको ढकेल रहे हैं। ये कभी कभी हो सकता है, एक आधे व्यक्ति के बारे में हो सकता है। इमोशनल व्यक्ति किसी भी एक इमोशन के अवस्था में खुद ढकलेगा और कहेगा मैंने नहीं किया। अभी कई जगह होते हैं, जैसे तुलजापुर भवानी के वहाँ एक पत्थर होता है, उस पर हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद में हमने ही सवाल पूछना है, मेरी शादी होगी क्या? हमने ही सवाल पूछना है।
और इधर घूम गया, हाँ 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 होने वाली है, मैं ही खुद घुमाता हूँ, अरे होने वाली है, मेरी इच्छा है ना, होने वाली होनी चाहिए शादी। अब वो केवल पत्थर ऐसा होता है, उसके नीचे में बहुत तेल लगा होता है, इस कारण वो आसानी से घूमता है, थोड़ा भी प्रेशर आए तो घूम जाता है। लेकिन हम ही खुद अपने हाथ से कभी दाहिनी ओर घुमाते, कभी बाई ओर घुमाते हैं, दाहिनी ओर घुमाया तो हाँ वो जवाब, ना बाई ओर घुमाया तो ना जवाब, हम ही खुद जवाब देते हैं और मानते हैं कि ये जवाब हमको भगवान ने दिया है। उसी ढंग से यहाँ पर हम खुद ढकेलते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्लेनचेट के कोई ना कोई ठगी करते रहता है, दूसरे को ठगते रहता है, ये हमेशा याद रखिए। ना ही इस दुनिया में कोई आत्मा होती है, ना ही वो इस ढंग से किसी प्लेनचेट के जरिए आपसे संवाद कर सकती है, आपसे बात कर सकती है। अब मित्रों, हम दूसरा सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चुड़ैल या भूत किसी शरीर में, किसी स्त्री के शरीर में खासकर जाने के बाद में पुरुषों को कैसे भोगती है? यह अपनी भारतीय कल्पना है। एंटिटी नाम की एक फिल्म आई थी, बहुत फेमस फिल्म है, बहुत हिट हो चुकी थी, 1982 की फिल्म है ये। इस फिल्म में कार्ला मोरान नाम की एक सिंगल मदर होती है, जिसका पति उसको छोड़कर चला गया है। और ये सिंगल मदर पर रेप होते हैं बार बार, लेकिन रेप करने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता है, आत्मा होती है। एक इनविजिबल फोर्स उसके ऊपर रेप करता है। ये फिल्म टेक्निकली बहुत ही सुपर्ब थी। ये रेप एक्चुअली बताए गए थे। पिक्चर पूरे दुनिया में सुपर डुपर हिट हुई, भारत में भी सुपर डुपर हिट हुई। आगे चलकर इसकी कहानी जो है कि एक साइकेट्रिस्ट रहता है, वो कहता है कि ये सब इसके मन का है, इसकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, इस कारण ये अनुभव अपने आप को ऐसे आ रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। एक्चुअली उस पर कोई रेप नहीं होता है। और आगे चलकर यही साइकेट्रिस्ट एक्सेप्ट करता है कि नहीं, इसके ऊपर कोई तो भी एंटिटी, यानी कोई तो भी आत्मा रेप कर रही है। ऐसी ही वो फिल्म थी, क्योंकि पैरासाइकोलॉजिस्ट वहां आते हैं और वो सब ढूंढते हैं वगैरह 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 वगैरह। ऐसे कई पिक्चर होते हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट का पराभव इस ढंग से हुआ है, ये बताते हैं। तो इस ढंग की कोई चीजें होती है क्या? ये भूत या चुड़ैल किसी स्त्री के शरीर को पजेस कर लेती है और उसके जरिए अपनी वासना तृप्त करती है, ऐसी मान्यता हमारे देश में भी है, पूरे दुनिया में भी है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अब सबसे पहले पजेस करने का मतलब क्या? कल्पना तो ऐसी है कि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी आत्मा, अतृप्त आत्मा घुस जाती है, वो पूरी तरह से उस व्यक्ति को, उसके शरीर को कंट्रोल करती है। और ये जो स्त्री होगी या पुरुष होगा, वो उसके आत्मा के अधीन हो जाता है। इसको हम पजेशन कहते हैं, पजेस्ट कहते हैं। और अपनी भाषा में कहते हैं कि भूत ने उसको जकड़ लिया, उसके शरीर में भूत आया। पजेस का भाषांतर देखेंगे तो भूतग्रस्त ऐसा भी है। अब ये भूतग्रस्त हुई व्यक्ति सही माने में इस ढंग से उसके जरिए कई पुरुषों के साथ में संबंध बनाती है। ये सच्चाई है, गांव गांव में मैंने ये देखा है। मैं एक व्यक्ति के जो पिताजी थे उनसे मिला। उनके बेटी के बारे में ऐसा कहा जाता था, बेटी सुंदर है, कि उसको भूत ने पजेस किया है। और ये बेटी किसी भी पुरुष के साथ में सोने के लिए चली जाती थी। उसको जो भी पुरुष पसंद आया उसके साथ सोने को जाती थी। और आपको आश्चर्य लगेगा, इतनी फेमस हो चुकी थी वो बेटी, दिखने को सुंदर थी, कि पुरुष उसके साथ में सोते भी थे। तब उनको ये डर नहीं लगता था कि इसने, ये भूत से पजेस हुई लड़की है, इसके साथ सोएंगे तो भूत हमको भी जकड़ेगा। ये डर किसी को नहीं लगता था। यानी दोनों तरीके से
ये बात इस ढंग से फैल गई थी कि ये भूत अपने को नहीं जकड़ता, केवल अपने को आनंद देता है। और भूत को जो आनंद प्राप्त करना होता है वो उस स्त्री के शरीर से, उस लड़की के शरीर से प्राप्त करता है। मैं जब उस पिताजी से बोल रहा था, तब जब मेरा उनके साथ बात चल रही थी, तभी वो लड़की मेरे सामने से गई और एक सामने वाले लड़के का हाथ पकड़कर जा रही थी और सीधा सोने के लिए चले गए। क्या करे इसका, रोक भी नहीं सकते, उसको भूत ने जकड़ा है, किसी के साथ भी सो लेती है, पूरा बदनाम कर कर रखा है। मांत्रिक को लेके आता हो तो उस मांत्रिक के साथ में ही सोते रहती है। कितने मांत्रिकों को बुलाया, हिंदू बुलाया, मुस्लिम बुलाए, क्या क्या बुलाया, वो सबको भी अपने वश में कर लेती है। इसलिए आजकल मैंने उसका भूत निकालने का जो भी प्रयास करता था वो भी छोड़ दिया है। अब इस केस का मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया और फिर आगे चलकर जब मैंने बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांसा ये किताब लिखी, तब तक मेरा जो 4-5 साल इस विषय का अभ्यास हो चुका था, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला निष्कर्ष ऐसा है कि गांव गांव में इस ढंग की हमको केसेस देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? मैंने पहले ही कहा कि मैं इन चीजों का अध्ययन करने के लिए जहां पर हमेशा भूत उतारे जाते हैं, ऐसे कई बड़ी जगहों पर जाकर कई दिनों तक बैठे रहा, बारीकी से देखता रहा। पहले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के कारण नेचुरली एक आंख ट्रेंड हो गई है। कोई भी चीज जांचने की, समझने की, पेनिट्रेट करने की एक क्षमता आ गई है। आम आदमी को जो समझने के लिए ज्यादा समय लगता है, अगर आप उस क्षेत्र में ट्रेंड हो तो आपको कम समय में वो चीजें ध्यान में आती है। बैठे बैठे मैं कई स्त्रियों को देखते रहा। इसमें से जो ऐसी स्त्रियां हैं कि जो पजेस की गई है, इस कारण उनको भूत उतारने के लिए वहां बार बार लाया जाता है, इन स्त्रियों के वहां के कई लोगों के साथ में रिलेशन तैयार हो जाते हैं, खासकर वहां के जो मांत्रिक है। अब ये मांत्रिक लोगों के साथ में कुछ जवान ऐसे लड़के रहते हैं जिनको कोई काम धंधे नहीं होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। इनको भी नई नई लड़कियां, नई नई औरतें मिलते रहती हैं, उनको भोगते रहते हैं। और आम देखने वाला जो व्यक्ति होगा, मेरे जैसा व्यक्ति होगा, बाकी दूसरा कोई होगा, या फिर उस लड़की का या स्त्री का पति होगा, रिश्तेदार होगा, वो भी ये मानता है कि ये क्या करे, वो स्त्री के शरीर पर उसका वश ही नहीं है। उसके स्त्री के शरीर को, यानी उसकी पत्नी के शरीर को किसी भूत ने पजेस किया है, वो भूतग्रस्त है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है, इसलिए कई पुरुषों के साथ में संबंध रखती है। यानी जो पहली केस मैंने आपके सामने कही थी, जिसके पिताजी के हवाले से, उस ढंग की केस कोई अपवाद नहीं होती है। ऐसी कई केसेस आपको इस ढंग की दिखने को मिलती है। अब ये क्या भूत के कारण होता है? सही में ऐसा कोई तो भी अतृप्त भूत उस स्त्री के शरीर में घुस जाता है और उसके जरिए अपनी वासना पूरी करता है, ये तो बहाना हो गया। सीधी सी बात है, अगर ये बहाना नहीं होता, और ये बहाना केवल उस स्त्री के लिए नहीं होता है, ये बहाना उसको भोगने वाले पुरुषों का भी होता है। मुझे बताइए, अगर भोगने वाले पुरुष जो है वो तो नॉर्मल है, उनको तो किसी भूत ने पजेस नहीं किया है, वो एक भूत ने पजेस किए हुए व्यक्ति के साथ में रिलेशन रखने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? डरेंगे नहीं, भाग नहीं जाएंगे। ये स्त्री पीछे लगी तो भी भाग जाएंगे, क्योंकि इसको तो भूत ने पछाड़ा है, भूत मेरे साथ में आगे चलकर संबंध रखने वाला है या फिर मुझे भोगने वाला है। पुरुष तो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सीजन बन जाते हैं। स्त्रियों को भोगने के लिए उन्होंने इस ढंग का एक तरीका ईजाद किया हुआ है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मैंने बहुत बारीकी से ये चीजें देखी हैं। 1987 से ये लिखते आया हूं। ये हमेशा हर जगह नहीं होता है। या भूत पजेस होने वाली स्त्रियां जो है 100 में से पूरी 100 के 100 इस ढंग की होगी, इस ढंग का नहीं होता है, लेकिन उसमें 5%, 7% ऐसी स्त्रियां होती है। ये क्यों होता है, ये हमने समझ लेना चाहिए। मित्रों, इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे समाज में
सेक्स की बहुत कुंठा है। स्त्रियों में अतृप्त सेक्स होना बड़े पैमाने पर होता है। अब शादी हो जाती है, शादी के बाहर तो संबंध रख नहीं सकती, पुरुष किसी वेश्या के पास जा सकता है। लेकिन अगर जो स्त्री एक अपने समाज में रह रही है, गांव में रह रही है, वो तो किसी और पुरुष के साथ में खुलेआम संबंध नहीं रख सकती। ना ही उसके लिए खुलेआम कोई पुरुषों की व्यवस्था है कि जहां जाकर वो अपना समाधान प्राप्त करे। आइदर उसे छुप छुप कर संबंध रखने होते हैं। अब ये छुप छुप कर संबंध रखने के प्रोसेस में अगर कभी कभी वो पकड़ी गई तो आम अवस्था में तो उसको पीटा जाएगा। एक नॉर्मल स्त्री अगर छुप कर अपने पति के अलावा किसी के साथ में संबंध रखेगी या फिर शादी के पहले और किसी लड़के के साथ में संबंध रखेगी तो उसके रिश्तेदारों को पता चलने के बाद तो उसको तो पहले पीटेंगे, फिर उस पर अलग अलग ढंग के बंधन डालेंगे। यहां भूत बहुत अच्छे ढंग से मदद कर देता है। क्या करे, मेरा कंट्रोल तो मुझ पर है ही नहीं, भूत ने मुझे पजेस किया है और वो जो कुछ करता है वो भूत करता है। लड़कों के साथ में संबंध रखता है वो भूत रखता है। ये एक बार बात फैल गई तो एक तरफ से लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त होती है और जो वो करना चाहती है वो चाह भी पूरी होती है। इनमें कुछ स्त्रियां निम्फोमैनियाक भी बन जाती है। अब निम्फोमैनियाक होना, इसको निम्फोमैनिया ऐसा कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें उस स्त्री को अनकंट्रोलेबल सेक्स डिजायर होती है या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है। उसकी सेक्स की इच्छा इतनी अनकंट्रोलेबल होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसमें अलग अलग सिनेमा भी बन चुके हैं। निम्फोमैनिया इस विषय पर 3-4 राष्ट्रों ने मिलकर फिल्म बनाई। ये फिल्म 2 पार्ट्स में है। 2013 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई, बहुत उसकी चर्चा हुई पूरी दुनिया में। ये बीमारी एक नोन बीमारी है। इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ये जो उस स्त्री की अनकंट्रोलेबल इच्छा होती है, सेक्स डिजायर होती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयां देकर किया जा सकता है। एक तरफ दवाइयां और दूसरी तरफ उसको ठीक ढंग से काउंसलिंग, ये दोनों का उपयोग कर कर उसको कंट्रोल में कैसे जिए ये सिखाया जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में इसके बारे में जानकारी न होने के कारण या फिर इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद हमारी चरित्र की जो कल्पना है, स्त्री के चरित्र की जो कल्पना है समाज में, उसको बहुत बड़ा धक्का इस कारण पहुंचता है। इस कारण ये भूत की कल्पना बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उपयोग में आती है। इस ढंग की जो स्त्रियां होती है उनको मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको यह भी पता होता है कि हमारा हम पर कंट्रोल नहीं है। इस बारे में यह बात 100% सच नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्ट करती है। अगर वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल होती है तो कोई भी पुरुष के साथ में सोने के लिए चले जाती है, ऐसा नहीं होता है। उनमें भी उनका सिलेक्शन होता है। जो पुरुष उनको ज्यादा अच्छे ढंग से सेटिस्फाई करते हैं उनके साथ में वो बार बार जाती है। हर पुरुष के साथ में नहीं जाती बाद में। पहले शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि कौन पुरुष उनको ज्यादा सेटिस्फाई करता है, फिर उनके सिलेक्शन होते हैं। ये भी मैंने देखा है। अब मैंने दोनों जगह पर ये बीमारी देखी है। भूतों के नाम पर चलने वाली भी देखी है और एक्चुअल जीवन में लोगों को ये बीमारी होती है वो भी मैंने देखी है। मेरे अभ्यास का ये विषय है। तो मित्रों, हमने शुरुआत की थी कि कोई भी चुड़ैल है, कोई भी भूत है, किसी स्त्री के शरीर में जाती है और उसके जरिए कई पुरुषों का वो भोग लेती है। ये जो मान्यता है, ये जो समझ है, ये जो कई लोग कहते हैं कि हमारा अनुभव है, ये पूरी तरह से झूठ है। ये जो स्त्री है जो अपने आप को भूत ने पजेस की ऐसा कहती है, ये खुद उस स्त्री की इच्छा होती है। शायद उसकी सेक्स की कुंठा होती है। वो अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में जो भी जीवन जी रही है उसमें उसकी सेक्स की तृप्ति नहीं होती है और ये तृप्ति प्राप्त करने के लिए
वो इस ढंग का एक चोला पहनती है कि मुझे भूत ने प्रवेश किया गया, और उसके आधार पर अपने आप को तृप्त करवा लेती है। या फिर उसको निम्फोमेनिया बीमारी हुई है, ये उसको भी ठीक ढंग से पता नहीं, क्योंकि हमारे समाज में इसकी जानकारी नहीं है, और ये बीमारी होने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, और फिर कई लोगों के साथ में संबंध रखना शुरू करती है। और जब वो कई लोगों के साथ में संबंध रखना शुरू होती है तो उसमें इतनी बदनामी होती है, इतना कुछ होता है कि उस वक्त अगर ये भूत की कल्पना उसको मदद के लिए आती है, ये भूत की कल्पना के कारण शायद उसको सहानुभूति भी मिलती है, और वो जो कुछ कर रही है उसकी तरफ लोग अनदेखी करते हैं। इस कारण भी ये कल्पना हमारे समाज में बड़े पैमाने पर फैलते रहती है। मेरे एक बचपन का अनुभव है, ये आपको बताकर मैं यहां रुकूंगा। हमारा एक छोटा सा गांव था, मेरा देहात, जहां मेरी खेती थी। ज्यादा से ज्यादा पूरे गांव में 200-250 घर थे। वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री थी। अब मैं तो बच्चा था, फिर भी मैं महसूस करता था कि ये स्त्री बहुत सुंदर है। लेकिन मेरे घर के लोग, खासकर मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो उस ओर नहीं जाने देते थे। वहां एक इमली का पेड़ था, बहुत ही सुंदर इमली का पेड़ था। उसकी इमलियां बहुत सुंदर थी, बहुत लाजवाब थी, उनकी टेस्ट बहुत सुंदर थी। और इमली आने के पहले जो फूल लगते हैं, वो फूल को खाना बहुत अच्छा लगता था। और ये पेड़ इस ढंग का था कि आसानी से कोई भी बच्चा उस पर चढ़ सकता था। इसलिए वो जगह, पेड़, हमारे लिए खेलने का, इमली के फूल खाने का, और बाद में इमलियां आने के बाद में इमली खाने का एक बहुत ही आकर्षक जगह थी वो। लेकिन हम बच्चों को वहां जाने नहीं दिया जाता। जब भी हम वहां गए हमको पीटा जाता था। मैंने कई बार मार खाया है, क्योंकि वहां वो इमली का पेड़ जिस एरिया में था, उसी एरिया में, उसी के आंगन में वो पेड़ था। उस घर में एक बहुत सुंदर औरत रहती थी। कुछ दिनों बाद उसका पति भाग गया था। पति भागने के बाद में उसको 3-4 बच्चे हुए। अब स्वाभाविक सवाल पूछते थे हम, ये किसका बच्चा है? तो हमको कहा जाता था कि वो भूत स्त्री का बच्चा है, ये भूत स्त्री है, ऐसा हमको कहा जाता था। अब उन दिनों तो हमको बच्चा कैसा होता है ये भी मालूम नहीं था। हमको कहने की जरूरत नहीं थी कि ये भूत का बच्चा है। लेकिन पूरा का पूरा गांव, ये स्त्री को जो बच्चे हुए हैं वो भूत से हुए हैं। भूत उसके साथ में संबंध रखते हैं अलग अलग, और ये अलग अलग जो भूत है उनके कारण उसके बच्चे हुए हैं, क्योंकि पति तो भाग गया है। ये जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे समझ में आया कि ये भूत के बच्चे क्यों कहा जाता था। और फिर जब अच्छी समझ आ गई तब पता चला कि ये भूत कोई आसमान वाले नहीं है, गांव में ही रहने वाले हैं। और फिर उन भूतों का भी आगे चलकर पता चल गया। अब मुझे बताइए कि एक गांव में, छोटे से गांव में, जहां कोई भी बात छुप नहीं सकती है, एक स्त्री का पति भाग गया है। स्त्री बहुत सुंदर है, गांव के कई अमीर लोगों के साथ में वो संबंध रखती है, और पूरा गांव उनके बच्चों को भूत के बच्चे कहता है। तो ये जो चरित्र की हमारी कल्पना है, ये चरित्र की कल्पना से बचने के लिए भी भूत का उपयोग बड़े पैमाने पर गांव-गांव में होता है। ये बात मुझे आपके के साथ शेयर करनी थी, बतानी थी। मित्रों, ये बात तो मैं आपसे कह गया हूं, लेकिन इसमें एक दूसरी बात, बहुत ही महत्व की बात उजागर होती है, उस ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। और ये दूसरी महत्व की बात है, ये भूत के नाम पर ये जो कुछ होता है, इसके पीछे भी एक बहुत गहरा कारण है। ये हम केवल मजाक कर कर नहीं ले सकते, या केवल अंधविश्वास कर कर नहीं ले सकते। और ये जो गहरा कारण है, उस स्त्री की सेक्स की कुंठा। आज की समाज व्यवस्था में अगर पुरुषों का सेक्स का समाधान नहीं होता तो उनके लिए अलग मार्ग है। पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण उनके लिए मार्ग उपलब्ध है, स्त्री के लिए यह मार्ग उपलब्ध नहीं है।
और उसकी भी तो जरूरत है। शायद इसलिए तो ये भूत की कल्पना यहां नहीं आई, ये भी हो सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।